नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, एकदम हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तारीख थी 23 अप्रैल 2023। 23 अप्रैल 2023 को भोपाल बाईपास पर खंडहर पड़े एक ढाबे पर एक युवती की सड़ी गली सी लाश मिली। लोगों ने ढाबे के मालिक सरजीत सिंह को टेलीफोन से सूचना दी कि आपके इस बंद पड़े ढाबे में एक महिला की लाश है। सरजीत सिंह भागे भागे आए। उन्होंने उस ढाबे के भीतर महिला की लाश देखी और फौरन पुलिस को सूचना दी कि मेरे ढाबे पर जो काफी दिनों से बंद है, मुझे लोगों ने बताया, मैं भाग कर आया हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें एक महिला की लाश पड़ी है, डिकम्पोज हो रही है, इसलिए शक्ल से उसको पहचानना मुश्किल है। वो सलवार सूट पहने हुए किसी भद्र पहनावे से, जो सिर्फ कपड़ों से भद्र परिवार की लग रही है। खैर, बिलखिरिया बिलखिरिया पुलिस स्टेशन के टीआई बीपी सिंह फौरन अपने दल बल के साथ पहुंच गए उस खंडहरनुमा ढाबे पर। अपने साथ वो एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच के लोग, सर्विलांस सेल के लोग, सबको धीरे धीरे करके उन्होंने बुला लिया। डॉग स्क्वाड का सबसे पहले काम हुआ, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिल पाई। एफएसएल के लोगों ने मौके की फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और अगर पॉसिबल फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट की जहां जहां संभावना है वो सब लिफ्ट कर लिए। लोगों को बताया गया, आसपास के लोग आए, पुलिस के जो अपने संपर्क सूत्र होते हैं आसपास के, उनको भी बुलाया गया कि आप लोग इसकी फोटोग्राफ को सर्कुलेट करके देख लें, शायद आसपास के मोहल्ले की या आसपास के गांव की कोई लड़की हो। लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिल पाई। अंत में लाश को सील बंद करके पंचायतनामा किया, सील बंद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 3 दिन हो गए, बल्कि 4 दिन हो गए, कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस की जो अपनी एसओपी है कि फोटोग्राफ का इश्तहार सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया। फिर पुलिस ने सब जगह ये मैसेज किया कि इस हुलिया, ये कदकाठी और इन कपड़ों में अगर किसी महिला की गुमशुदगी लिखी हो तो कृपा करके अवगत कराएं। और पता भी लग गया कि एक गुमशुदगी 23 अप्रैल को, जब वो अपने घर नहीं पहुंची, गौतम नगर में रहती थी, तो जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो मकान मालिक ने, चूंकि वो अकेली रहती थी और उसके 2 बच्चे भी उसके साथ रहते थे, एक बच्चा था, एक बच्चे के साथ वो अकेली रहती थी। जब वो 23 की रात में नहीं आई, बच्चे ने मकान मालिक को बताया कि मम्मी लौटी नहीं है। उन्होंने इधर उधर फोन करके देखा, उसका फोन किया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो वो थाने पर गए, मकान मालिक थे, उनका दायित्व था कि साहब बच्चा अकेला है, परेशान है और महिला का कुछ पता नहीं है। बच्चे से पूछ के उन्होंने लगभग जो हुलिया है और कपड़े कौन से पहन के गई थी वो, ये बच्चे से पूछ के उसने मोटी मोटी बात लिखवा दी। 23 तारीख की लिखी हुई गुमशुदगी और 27 तारीख को ये पता लगा कि इसी हुलिया की लड़की की गुमशुदगी गौतम नगर इलाके से लिखी गई है।
पुलिस ने उसके घर पे संपर्क किया, फोटो दिखाया, बच्चे को वो जो उसके कपड़े थे वो दिखाए। बच्चे ने फौरन पहचान लिया कि ये हमारे माँ की लाश है। खैर, माँ का नाम पता लग गया। वो टीला जमालपुर की रहने वाली प्रीति कुशवाहा थी, जिसकी उम्र करीब करीब 28 साल थी। पीएम रिपोर्ट में उससे चाकुओं से जो चोट लगी थी, उसके रिसाव और ब्लीडिंग की वजह से उसकी मृत्यु का होना दर्शाया गया था। शरीर पे दसियों चाकू मारे गए थे। पुलिस के सामने अब ये संकट था कि ये पति से अलग रह रही है पिछले 6 महीने से, बेटा बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, घर वालों को भी कुछ जानकारी नहीं है। तो आखिर ये हत्यारे कौन थे और कैसे ये हत्या हुई होगी? मकान मालिक से उसका मोबाइल नंबर लिया गया। मोबाइल नंबर में उसकी अंतिम कॉल 20 अप्रैल की थी। जिस फोन पर वो अंतिम कॉल थी, जिस फोन से वो कॉल की गई थी, उसको जो फिजिकली वेरीफाई किया गया तो ये छोला निवासी आदित्य उर्फ अदी की कॉल निकली। आदित्य उर्फ अदी को लाया गया। इस बीच में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास 4-6-10 किलोमीटर तक जो भी सीसीटीवी उपलब्ध थे उनकी फुटेज भी निकाल ली। एक फुटेज में रायसेन रोड पर एक ऑटो रिक्शा में ये महिला और इसके साथ 4 लोग आते जाते हुए दिखाई पड़े। आदित्य से जब इस कॉल के बारे में पूछा गया तो उसने फिर वही बहकाना शुरू किया पुलिस को कि वो ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ढिकाना था। लेकिन फिर जो होना था, यानी जो पुलिस को करना था, पुलिस ने शुरू कर दिया। रंगारंग कार्यक्रम हुआ, तमाम वाद्य यंत्रों के साथ कार्यक्रम हुआ। थोड़ी देर तो लगी, लेकिन फिर पूरी बात सामने आ गई। आदित्य उर्फ आदि ने यह बताया कि उसने 2 साल पहले उसने ये बताया कि ये प्रीति कुशवाहा एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। घनी बस्ती के बीच में इसका ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटिशियन है और बहुत चलता है इसका ब्यूटी पार्लर। निम्न मध्यम वर्गीय लड़कियां शादी ब्याह में उनके घर वाले इसको दुल्हन को तैयार करने के लिए लोग आते भी थे और ये शादी के समय दुल्हन के घर जाया भी करती थी, जिसका पैसा ये चार्ज करती थी। दिन भर इसके यहाँ लड़कियों का जो ब्यूटी पार्लर था, लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। इसके ब्यूटी पार्लर के आसपास छोटे छोटे दुकानदार जैसे ठेले वाले, खुंचे वाले, सब्जी का ठेला लगाने वाले, फल का ठेला लगाने वाले, पास ही में ऑटो रिक्शा चलाने वाले, तमाम, मैंने बताया ना, घनी बस्ती के बीच इसका ब्यूटी पार्लर था। लोगों को पहले छोटी मोटी जरूरतें जो पड़ती थीं 1000, 2000, 5000 की, कि आज दीदी जी कहते थे कि दीदी जी आज हमको सब्जी मंडी जाना है और कल के लिए हमें फल खरीद के ले आना है, सुबह ही ठेला लगाना है, कल फला दिन है या किसी कोई त्यौहार है, हमें 2000 रुपये दे दीजिए, कल शाम तक जब हमारा फल बिक जाएगा तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। इसी तरह छोटे मोटे सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, ये सबको 2000, 5000, 6000 उधार दिया करती थी। बाकायदे उसको अपनी कॉपी में लिखती थी और अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो उन्हें फ़ोन से बुलाकर उनको टोका टोकी भी करती थी कि कल तक या शाम तक मेरा पैसा वापस हो जाए। थोड़ी दबंग भी थी। आदित्य ने बताया कि लगभग
2 साल पहले पत्नी से उसकी कुछ अनबन चल रही थी। बेटी के इलाज के लिए उसने 15,000 रुपए उससे ब्याज पर लिए थे। बहुत हाई ब्याज की दर थी उसकी, 20%, 25%, जो जैसा मिल जाए। 15,000 रुपए 2 साल पहले उसने उधार लिए थे और ब्याज समेत, चूंकि ऑटो चलाता था, वो ऑटो चालक था आदि, तो दिन भर में उसे जो पैसा मिल जाता था, थोड़ा बहुत अपने खर्चे के लिए निकाल कर वो अपने और बच्चे के खर्चे के लिए निकाल कर वो बाकी पैसा सब वो प्रीति कुशवाहा को दे देता था। उसका ये कहना है कि मैंने लगभग 4-5 महीने में उसका 15,000 रुपए और जो भी ब्याज उसने बताया था वो मैंने अदा कर दिया था। उसके बाद छोटी मोटी रकम, चूंकि पत्नी से विवाद हो गया, पत्नी चली गई छोड़ के, और घर के लिए जो छोटे मोटे और खर्चे लगते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए जो लगते हैं, तो कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 8,000 रुपए उससे उधार लिए और याद करके उसका सारा पैसा मैं ब्याज के मैं अदा करता रहा। लेकिन 1 महीने पहले, यानी मार्च में, उसने फोन करके मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम बिल्कुल भूल ही गए, तुमने अब तक जो पैसा वापस किया है वो ब्याज का पैसा है, तुम्हारा मूलधन अभी 15,000 रुपए जस का तस है। और उसने पता नहीं कौन सी गणित बनाई कि उसने कहा 3,000 तुमने तब लिया, 4,000 तुमने तब लिया, 6,000 तुमने तब लिया, पहले वाले का ब्याज इतना था, 6,000 जब लिया तो उसमें ब्याज को जोड़ दिया उसने कि 2,500 ब्याज था, तो फिर 5,000-5,500 का ब्याज फिर इतना हुआ। कुछ इस तरह की कैलकुलेशन उसको बताई कि उसका माथा घूम गया। उसने अपने हिसाब से अलग अलग कर्ज का अलग अलग ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया था। उसने वो पैसा मांगने लगी और फिर उसको ऐसा लगा कि ये पैसा देने में कुछ आनाकानी कर रहा है, हिसाब जो मैं बता रही हूं उस पर बिलीव नहीं कर रहा है। तो जैसे ही वो ऑटो खड़ी करने, वहीं पास में एक जगह थी जहां खड़ी करके फिर वो घर जाता था, उसको देखते रहती थी, अपने कर्मचारियों के माध्यम से दिखवाती रहती थी। वो जैसे ही आता था सारा पैसा उससे ले लेती थी और तब भी कहती थी कि मूलधन अभी बचा हुआ है। परेशान हो गया वो, 1 महीने में झुंझला गया और दोस्तों से उसने ये कहा कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपने बच्चे का पेट भी पाल नहीं पा रहा हूं, जितना हाड़ तोड़ मेहनत करके कमाता हूं वो सारा लाकर इसे दे देता हूं, फिर भी ये कहती है कि मूलधन बाकी है और धमकाती है, मैं रिपोर्ट करूंगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं डरता इसलिए हूं कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। दोस्तों यारों में उसने ये बताया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उसी के साथ ऑटो चलाने वाले उसके दोस्त सरफराज ने से उसने जिक्र किया कि मैं तो बस अब आत्महत्या करूंगा। सरफराज ने कहा, तुम बड़े बेवकूफ हो, एक लड़की के चक्कर में तुम अपनी जान दे रहे हो और मैं तुमको प्लान बता रहा हूं, लड़की को ही रास्ते से हटा दो, न मूलधन रहेगा न ब्याज रहेगा, और इतना तय है कि हम जिस तरह से करेंगे उसमें पकड़े जाने का कोई स्कोप नहीं है। बहरहाल वो तैयार हो गया, मरता क्या न करता। उसने कहा कि ये भी ठीक है, ये जिंदा रहेगी जब तक, तब तक हमारे सारे पैसे लेती रहेगी। सरफराज ने उसको ये बताया कि तुम उसको फोन करके फलां जगह बुलवा लो, नर्मदा अस्पताल के पास, और ये कहो उससे कि मैं आज अपने एक दोस्त से तुम्हें 5,000 रुपए दिलवा देता हूं, उससे फिर थोड़ा बहुत और पैसा जो बचेगा फिर मैं जल्दी ही उसको पूरा कर दूंगा। हमारे और हमारे दोस्त के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैं समय समय पर उसको देता रहूंगा। आप रोज रोज कहती हैं, लिहाजा आपका 5,000 रुपए मैं दे दूंगा। बहरहाल आदित्य, सरफराज और उसका एक दोस्त
ये वहां पर पहुंच गए नर्मदा अस्पताल के पास। प्रीति वहां पहले से मौजूद थी। उसको उसी ऑटो पर बिठा दिया। ऑटो जो चला रहा था उसका नाम धीरेन्द्र था। वो ओला टैक्सी का ड्राइवर था और सरफराज का मित्र था। सरफराज ने उसको ये कह के कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आज तुम मेरी ऑटो से चलना। तो धीरेन्द्र बैठा, एक नाबालिग लड़का और उनका दोस्त था, सरफराज, आदित्य और प्रीति। उसको वहाँ से ऑटो पर बिठाया और उसे बिलखिरिया होते हुए, रायसेन रोड होते हुए बिलखिरिया इलाके में उसे लेकर पहुंचा। जो खंडहर पड़ा हुआ खंडहर नुमा एक ढाबा था, उसके भीतर जब वो मुड़ने लगा तो उसने पूछा भी प्रीति ने कि यहाँ कहाँ ले चल रहे हो? बोले यही मैनेजर है मेरा दोस्त इसी ढाबे पर, और अभी तुमको वो 2 मिनट में 5,000 रुपये दे देगा। उसने कहा इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है बहुत दिन से बंद है। बोले हाँ, मालिक ने बंद किया है, लेकिन वो मैनेजर अभी भी इसी में रहता है, पैसा मैंने उसी से दिलवाने के लिए कहा है। टेम्पो बाहर खड़ी की, महिला भीतर की तरफ चलने लगी। आगे आगे सरफराज और आदि उर्फ आदित्य ये चलने लगे, और उसे जो भट्ठी वाला वो होता है, ऊंचाई होती है, उसके जैसे ही पीछे की तरफ ले गए कि चलो वो अपने कमरे में है, अभी दिला देता हूँ, और भीतर ले जाकर सब ने, सरफराज ने और आदित्य ने पहले से चाकू रखे हुए थे, चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके, और उसे वो वहीं पर गिर गई और थोड़ी देर बाद मर गई। इधर उधर देखते हुए वो लोग उन्होंने देखा कि हाँ मर गई है, इत्मीनान हो गया, और उसके बाद वो टैक्सी से वापस घर लौट आए। उसकी बताई हुई गणित की ब्याज कैसे कैसे जोड़ा है वो समझने के लिए पुलिस वालों ने उससे पूछा तुमने कब कितना पैसा दिया, वो किस ब्याज को मूलधन में जोड़कर फिर उसका ब्याज निकालती थी और कैसे कैसे बढ़ाती थी। उसने जब पूरी बात समझाई पुलिस को तो ये पता लगा कि वो 15,000 के बदले, और 15,000 और 2 बार 7,000, एक बार 10,000, इसके बदले अब तक 2 साल में 2.5 लाख रुपए उस प्रीति कुशवाहा को दे चुका था। इसकी वजह से वो परेशान था और इसी वजह से उसकी हत्या भी हुई। मैंने बताया कि कुछ दिनों से प्रीति का पति कुछ दिन से उससे अलग था, और प्रीति अपने बच्चे के साथ गौतम नगर इलाके में किराए के मकान में रहती थी और 4 महीने से वो उससे अलग थी। आदित्य भी इसी तरह से परेशान था, उसकी भी पत्नी उसको छोड़कर जा चुकी थी, वो भी अपने एक बच्चे के साथ अलग रहता था, और वो परेशान इसलिए था कि ऑटो चलाने से जितना पैसा मिलता है वो उससे सिर्फ खुद का और अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से लालन पालन कर पाता था, बाकी सारा पैसा प्रीति रख लिया करती थी। तो आदित्य गिरफ्तार हुआ, सरफराज गिरफ्तार हुआ, धीरेन्द्र चौहान जो ड्राइवर था, हालांकि उस समय तक उसे ये पता नहीं था कि इस महिला की हत्या करेंगे, लेकिन बाद में उसने भी साथ दिया महिला की हत्या में और बाकी सबको बचाकर उनके घरों पर पहुंचा दिया। बहरहाल ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी इनकी हुई 29 अप्रैल 2023 को। इन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना, सूदखोरों के आतंक पर मैंने अपने अपराध की कई घटनाओं में, कई एपिसोड्स में सूदखोरों के आतंक का जिक्र किया है। सूदखोर उस समय की पैदाइश हैं जब बैंकों की शाखाएं बहुत कम थीं। जिला मुख्यालयों पर बड़े बैंक होते थे और बड़ी तहसील हेडक्वार्टर पर उनकी ब्रांचेस भी हुआ करती थी, और बैंकों की संख्या भी कम थी। बहुत पहले, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय, और ग्रामीण बैंक तो तब बिल्कुल थे ही नहीं, और लोन लेने की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत कठिन थी, ताकि जिसकी वजह से लोग
बैंक से लोन कम लिया करते थे। और गांव देहात में, इवन शहरों में, बड़े शहरों में भी यही सूदखोर, साहूकार, सेठ और जो स्थानीय भाषा में कहते हैं बनिए, यही उधार के पैसे दिया करते थे। हैवी या बड़ा ब्याज की दर इनकी रहती थी। और ये लोग पैसा देने के बाद, उस समय में, पुराने समय में पैसा देने के बाद एक निश्चित समय पर ब्याज के लिए तगादा करने घर भी जाते थे। बाप दादा ने सूदखोरों से कर्ज लिया होगा और तीसरी चौथी पीढ़ी भी उसके ब्याज से उसको अदा नहीं कर पाती। ऐसे बहुत से परिवार आज भी आपको शहरों में भी और गांव में भी मिलेंगे। धीरे धीरे ये इजी मनी का एक साधन बनता गया। जो मांगे उसको फौरन दीजिए। 10 दिन भी अगर डिले कर दे वो ब्याज देने में, तो उसके घर जाकर उसे धमका के चले आइए। न दे तो उसका घर के कागज रखवा लीजिए, और न दे तो उसकी रजिस्ट्री करा के उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। हालांकि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में इस पर काफी अंकुश लगा है, पर महाराष्ट्र में अब भी ऐसी घटनाएं गाहे बगाहे आपको सुनने को मिलेंगी, जिसमें यह होगा कि सूदखोरों से या कर्ज से परेशान किसान ने या किसान के परिवार ने आत्महत्या की है। साहूकारों का अभी भी बहुत जोर है महाराष्ट्र की तरफ, उधर आसपास के राज्यों में। मैंने ऐसे ही एक घटना का जिक्र अपने एपिसोड 421 में किया है, जिसमें अयोध्या में एक पूरे परिवार ने सूदखोरों से परेशान होकर, उनके आतंक से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। मैं आई बटन आप क्लिक करिए, उसमें आपको 421 मिल जाएगा। उसमें बहुत डिटेल में मैंने सूदखोरी की इस प्रथा के कारण के बारे में और इसके तरीके के बारे में बताया है। जब मैं बरेली में था तो 2 घटनाओं ने मुझे बहुत विचलित किया। एक, बरेली में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कमाने वाला अकेला व्यक्ति था, परिवार उसका बिलखता रहा, वो भी सूदखोरों के आतंक से। वो सुसाइड नोट लिखकर मरा था। उसके तुरंत बाद ही पीलीभीत में भी ऐसी ही एक घटना हुई। तो मैंने साहूकारी अधिनियम के अलग अलग प्रोविजंस को दर्शाते हुए अपने चारों जिलों, रेंज के चारों जिले पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली में एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया, ऑपरेशन मुक्ति। और उसकी एक मोडस ऑपरेंडी बनाई कि कैसे कौन शिकायत करेगा, शिकायत गोपनीय रखी जाएगी, गस्टेड अफसर ही उसकी जांच करेगा और फिर उस पर अच्छी कार्रवाई करेगा। और इस पर अच्छी कार्रवाइयां हुई भी। इससे बहुत जिसको वो कहते हैं कि इससे इस अभियान से बड़ा इसका बड़ा हल्ला भी हुआ, बड़ा जोर शोर से ये सफल भी हुआ वहां पर। इसकी सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल पर इस अभियान के बारे में एक शॉर्ट फिल्म पोस्ट की गई और फिर बाद में डीजी ऑफिस से इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया गया, जिससे थोड़ा बहुत जरूर सूदखोरों के आतंक में कमी आई। आप एपिसोड 421 जरूर देखें। इसमें वो मैंने अटैच किया है यूपी पुलिस की ऑपरेशन मुक्ति के संबंध में बनी हुई शॉर्ट फिल्म। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पकड़े जाएंगे, कौन शिकायत करेगा, पूरा डिटेल उस शॉर्ट फिल्म में दिया हुआ है जो 421 में मैंने अटैच की थी। मैं फिर से यही कहूँगा कि आप बैंक से, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से, ग्रामीण बैंकों से और छोटे छोटे जो आपको बैंक मिलेंगे, नेशनलाइज बैंक, वो उनसे आप लोन ले लीजिए। अब आसान शर्तों में और बिना बहुत कठिन फॉर्मेलिटीज के आपको लोन मिल जाता है। मत फंसे इन साहूकारों के चंगुल में, मत फंसे इन सेठ और बाकी लोग जो पैसा देते हैं ब्याज पर, मत फंसिए उनके चंगुल में। मत अपनी रातों की नींद हराम करिए। मत हमेशा अपने
परिवार के लिए डरते रहे कि किसी भी समय लोग आके ब्याज के लिए या मूलधन के लिए परेशान करेंगे। सूदखोर आपने बहुत सुने होंगे। पुरुष सूदखोरों की कहानी आप गूगल पे सर्च कर लें। जिले दर जिले सूदखोरों के आतंक से लोग कैसे कैसे परेशान हुए हैं। लगभग हर दिन की कोई न कोई कहानी किसी न किसी जिले में मिल जाएगी। लेकिन कोई महिला सूदखोरनी जिसे कहते हैं, इसकी शायद मेरी जानकारी में ये पहली अपराध कथा है। बहरहाल सूदखोर हैं। मत इनके चंगुल में फंसिए, मत इनके जाल में फंसिए, मत इनसे कभी किसी प्रकार का धन ब्याज पर लीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।